शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो पूछ रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि भारत के प्रथम प्रेसिडेंट भी थे। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया। मतलब कि संविधान को कब पारित किया गया था। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया था। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतया लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये लागू हुआ था अपना भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था बच्चों? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत कब गणतंत्र बना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम लोग बच्चों? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई। मतलब कि जो संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। तो बच्चों किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको कहा जाता है बच्चों? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया था संविधान सभा ने। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 6 हैं फंडामेंटल राइट्स। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। पूछ रहा जो संपत्ति का अधिकार था इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। हु आर द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर। मतलब कि जो अधिकार होते हैं अपने मूल अधिकार उनको रक्षा कौन करता है। तो रक्षा करते हैं 2 लोग। कौन कौन है? एक तो सर्वोच्च न्यायालय और एक है उच्च न्यायालय। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आ और बा दोनों। मतलब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों
मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें लिखा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है? तो ये बच्चों है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो ये किसमें निहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीपीएसपी। डीपीएसपी। और डीपीएसपी किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ये दिए गए अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य का निर्देश देता है। मतलब कि पूछ रहा है जो अनुच्छेद 40 है इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 40 में, तो बच्चों अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? पूछ रहा है कि जो संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये किस देश से ली गई थी? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बच्चों किससे ली गई थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी रूस के संविधान से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों रूस। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या बच्चों क्या है? इसकी संख्या है 11। क्या? 11। इसकी संख्या 11 है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या 11 है और फंडामेंटल राइट्स की संख्या 6 है। ड्यूटी 11 है, राइट 6 है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? पूछ रहा है कि संविधान में जो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया वो किस समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया? तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन सी इज राइट। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय संघ की शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके अंदर निहित है? मतलब कि जो भारत का सबसे बड़ा नेता सर्वोपरि है वो कौन है? वो होता है राष्ट्रपति, जिसके अंदर सारी शक्तियां होती हैं, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल, पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो बच्चों ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आप चारों ऑप्शन पढ़ें, हम आपको बताते हैं इसमें कौन कौन भाग लेता है। तो इसमें भाग लेते हैं जो दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा के सदस्य वो तो भाग लेते हैं, राज्यसभा के लेते हैं, लोकसभा के लेते हैं, और इसमें लेते हैं जो राज्य की जो विधानसभा होती है, इसमें जो विधायक बैठते हैं और ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। टोटल 3 लोग भाग लेते हैं, राज्यसभा का सदस्य लेगा, लोकसभा का सदस्य और विधानसभा के विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में सहयोग देते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 21 कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि सभी को पता होगी 5 वर्ष। ये बहुत ही सरल सवाल था, इसका जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी विधि है जो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है? तो पहला ऑप्शन दिया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, दूसरा दिया एकल संक्रमणीय, तीसरा दिया अप्रत्यक्ष मतदान, चौथा दिया ये सभी। तो राष्ट्रपति के चुनाव में बच्चों ये चारों प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी होता है, एकल संक्रमणीय होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है और ये सभी, मतलब चारों। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, निर्विरोध ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका कि मतलब कोई अपोजिट में नहीं खड़ा हुआ था, सिर्फ अकेले थे, तो निर्विरोध हो गई ये। तो निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे? वो बने थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी जो थे वो भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे।
अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है, मतलब कि राष्ट्रपति को हटाने का जो तरीका होता है, इसको हम लोग कहते हैं महाभियोग। तो पूछ रहा है जो महाभियोग राष्ट्रपति पर लगता है वो सदन कौन सा सदन लगा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदन के पास अधिकार है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का। आप सभी को पता होगा कि जो महाभियोग लगता है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। वो दिया गया अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो दिया गया है, राष्ट्रपति को किस हिसाब से हटाना है। अभी हाल फिलहाल में आपने खबर सुनी होगी कि जो बाइडेन पर महाभियोग लगा था। अब इसका रिजल्ट आएगा, आपको हम बताएंगे। अंतिम प्रश्न होगा बच्चों कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो इस बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हम सभी को पता है, इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कमांडेंट ऑफ इंडियन आर्मी। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।